डियर स्टूडेंट्स, बीएससी फिफ्थ सेम पेपर 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस लेक्चर में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट लेक्चर बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट का, और इस लेक्चर में हम सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, और लास्ट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, क्या मेथड है ये, और बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। एज द वर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी सजेस्ट, ये जो वर्ड है ये दो पार्ट से बना हुआ है, स्पेक्ट्रो एंड स्कोपी। सो स्पेक्ट्रो इज रिलेटेड टू स्पेक्ट्रम एंड स्कोपी, एज यू नो, दिस मीन्स स्टडी। So basically spectroscopy means study of spectrum. Now spectrum हमें मिलता है जब हम रेडिएशंस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अलग अलग सब्सटेंस पे डालते हैं। तो बेसिकली स्पेक्ट्रम एक मैटर या किसी सब्सटेंस, मॉलिक्यूल या एटम की प्रॉपर्टी होती है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, स्पेक्ट्रम हमें कब मिलेगा, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मैटर पे डालते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंटरैक्ट करती है मैटर सब्सटेंसेस से, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल से। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफाइन करा जाता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? ये स्टडी है कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है, और किस तरह से ये रेडिएशंस मैटर की प्रॉपर्टीज को, मैटर की एनर्जीज को प्रभावित करती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत कॉमन फिनोमेना है जो हम आसपास ऑब्जर्व करते हैं। हमें कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल अलग अलग कलर का दिखता है, तो ये जो डिफरेंट कलर प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंसेस की, ये भी कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड होती है। बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपिक फिनोमेना ही होता है जिसमें सब्सटेंस कुछ पर्टिकुलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और बची हुई रेडिएशंस को एमिट कर रहा होता है, जो कलर की फॉर्म में हमें दिखाई देती है। तो जैसे हम स्क्रीन में देख रहे हैं अभी, बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मैटर पे डालते हैं, तो मैटर वो रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लेता है। जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग वेवलेंथ की होती है। तो हो सकता है मैटर, यानी कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स, उनमें से कुछ पर्टिकुलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लें और बाकी को जाने दें। सो जो रेडिएशंस मैटर एब्जॉर्ब करता है, उन रेडिएशंस की वजह से मैटर में, यानी मॉलिक्यूल और एटम्स में, उनकी एनर्जीज में चेंजेस आते हैं। यानी बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस जो मॉलिक्यूलर और एटॉमिक एनर्जीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, और ये जो चेंज होता है इसकी हेल्प से हम एटम और मॉलिक्यूल को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, एटम और मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसा कि मैंने अभी बताया, इट इज स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर पे पड़ती है, तो मैटर के अंदर उसकी जो एनर्जीज होती है, मॉलिक्यूलर एनर्जीज या एटॉमिक एनर्जीज, इसमें चेंज आता है। अब ये जो चेंज है, इसको स्टडी करके, इसको ऑब्जर्व करके हम मॉलिक्यूल की या फिर एटम की प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं। हम बॉन्ड लेंथ की बात कर सकते हैं, हम बॉन्ड एनर्जी की बात कर सकते हैं, हम एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी की बात कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर एनर्जी की बात कर सकते हैं, हम वाइब्रेशन, रोटेशन और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की बात कर सकते हैं। तो बहुत सारी तरह की एनर्जी की बात कर सकते हैं, और उन सारी एनर्जी को जान करके हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पर्पस क्या है? कैरेक्टराइजेशन या फिर एनालिसिस या एनालिटिकल स्टडीज। एनालिटिकल स्टडीज हम जानते हैं दो टाइप की होती है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो होता है, ये दोनों तरह की स्टडीज जो होती है, क्वालिटेटिव स्टडीज और क्वांटिटेटिव स्टडीज। हम जानते हैं कि क्वालिटेटिव स्टडीज में हम ये पता लगाते हैं कि मॉलिक्यूल कौन सा है, एटम कौन सा है। तो जब हम ये मॉलिक्यूलर या एटॉमिक आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो हम
क्वालिटेटिव स्टडीज की बात कर रहे होते हैं। क्वांटिटेटिव स्टडीज में हम सब्सटेंस का अमाउंट जानते हैं। जैसे किसी मिक्सचर में दो कंपोनेंट हैं, तो किसी एक कंपोनेंट का अमाउंट कितना है, दूसरे का कितना है, तो जिसमें भी हम अमाउंट जैसे कि वेट या वॉल्यूम को निकालेंगे, तो ऐसी स्टडीज को हम क्वांटिटेटिव स्टडीज बोलते हैं। और जब हम मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन, बेसिकली कौन से ग्रुप लगे हुए हैं या कौन सा एटम प्रेजेंट है, इस बारे में जब हम बात करते हैं तो हम क्वालिटेटिव स्टडीज की बात करते हैं। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मैटर पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जान करके हम दोनों तरह के एनालिसिस, दोनों तरीके की स्टडीज को कर सकते हैं। यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हेल्प करता है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज आता है जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो हमें अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये पता होना चाहिए। तो ये जो प्रेजेंट लेक्चर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे ही फोकस है। इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्या प्रभाव पड़ता है मैटर पे, इसको जानेंगे। सो अभी जो स्लाइड आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिफाइन करा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर वेव्स ऑफ एनर्जी या बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एनर्जी की फॉर्म होती है जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है स्पेस में, और इनसे जुड़ा हुआ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। सेकंड पॉइंट है जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में जान रहे हैं कि बेसिकली ये जो रेडिएशंस होती हैं ये स्पेस में ट्रेवल करती है इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। दिस इज अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी कि जो रेडिएशंस होती हैं ये बहुत छोटे मासलेस पार्टिकल से बनी होती है जिनको क्वांटा बोला जाता है। इनको फोटॉन्स भी बोला जाता है, पर फोटोन टर्म लाइट के लिए जनरली यूज करा जाता है। और ये जो क्वांटा होता है इसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उन सबकी स्पीड बराबर होती है, और ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं इनके बारे में हम जनरलाइज कर सकते हैं कि ये रेडिएशंस वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं स्पेस में अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसे हम मैक्सवेल थ्योरी से भी जानते हैं। और अगर हम मॉडर्न थ्योरी की बात करें, प्लैंक थ्योरी की बात करें, तो ये पार्टिकल की फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम। बेसिकली प्रेजेंट व्यू ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में दोनों तरह का नेचर होता है, यानी कि इसमें वेव और पार्टिकल बहुत तरह का नेचर होता है, या फिर यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डुअल नेचर होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इन रेडिएशन से जुड़ा हुआ परपेंडिकुलर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो ये परपेंडिकुलर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होता है, इसके बारे में अब हम प्रेजेंट स्लाइड देख रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि से ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। तो ये जिस डायरेक्शन में मूव करेगी वो इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि ये हमारी तरफ मूव कर रही है, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है। देन हम यहाँ पे एक प्लेन अज्यूम करते हैं, ये इस वेव का प्लेन है, जिस प्लेन में इसके वाइब्रेशंस है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इस वेव का क्रेस्ट है और ये ट्रफ है ये इसी प्लेन में है। ये प्लेन जो है हम देख रहे हैं कि ये जो प्लेन है बेसिकली दिस इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। हमने क्या देखा था कि ये वेव जो है ये इस तरफ को आ रही है, अगर हमारी तरफ आ रही है तो इसका प्लेन हमें ऐसे दिखाई देगा ये। देन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है ये अब प्रेजेंट करा जा रहा है। ये रेड जो मार्कर है, ये जो निशान है, ये बता रहे हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, वेव इस तरह मूव कर रही है और इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा होता है, ऑसिलेट करता है। देन हम इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक प्लेन अज्यूम करते हैं और इस प्लेन में हम देखते हैं कि ये जो प्लेन है बेसिकली ये परपेंडिकुलर है बोथ जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लेन था, मतलब ये वाला जो
पहले मैंने प्लेन बनाया था, इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है ये नया प्लेन। देन इस प्लेन में हम मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन देख रहे हैं। ये जो येलो एरोज हैं ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन बता रहे हैं। ये बेसिकली एक फेज दिखाया गया है, दूसरा फेज इस वाले जो ये वाला प्लेन है इसके पीछे की तरफ होगा। तो सिंपलिसिटी के लिए अभी ये वाला फेज प्रेजेंट करा गया है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो इस डायरेक्शन में, जैसे अगर ये वाली जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन था तो इसके परपेंडिकुलर जो ये हम शो कर रहे हैं दिस इज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके परपेंडिकुलर ये जो हमने प्लेन ड्रॉ करा था अभी, इस प्लेन में ये जो हम शो कर रहे हैं दिस इज ऑसिलेटिंग, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है और फिर कम हो जाती है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फिगर को हम और सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। प्रेजेंटली मैंने ये समझाने के लिए आपको इस तरह से बताया है कि डायरेक्शन प्रोपोगेशन और जो जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है ऑसिलेट कर रहा है और जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, ये तीनों चीजें जो हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होते हैं। सो इसको सिंपल तरीके से इस तरह से प्रेजेंट करा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, किसे इस डायरेक्शन में डायरेक्शनल प्रोपोगेशन है। तो जो ये रेड वाले एरोज हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन शो कर रहे हैं, और जो ये ब्लू वाले एरोज हैं ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन शो कर रहे हैं। सो जैसा कि मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, ये एनर्जी की फॉर्म होती हैं, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं स्पेस में, और या हम ऐसे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी की बेसिकली क्वांटम जो होते हैं उनके साथ जुड़ी हुई कुछ वेव होती है, और ये जो रेडिएशंस होती है इनके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में वेरी करता जाता है, ऑसिलेटिंग होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी ऑफ दीज रेडिएशंस, इन रेडिएशंस को अलग अलग तरह से ग्रुप करा जाता है, और जिनको हम एक ऑर्डर में अगर अरेंज करें वेवलेंथ के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिल जाता है। अब ये जो रेडिएशंस होती हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेसिस पे इनको क्लासिफाई करा जाता है। ये प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि वेवलेंथ, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एक्सेट्रा। तो अब हम इन प्रॉपर्टीज को देखने जा रहे हैं। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से प्रेजेंट करा जाता है और इसकी डेफिनेशन दी जाती है इस तरीके से कि इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव टू द मिडल ऑफ द वेव। सो बेसिकली ये हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो ये मिडल है वेव का, ये जो लाइन शो करी गई है यहाँ पे, इससे और जो ये मैक्सिमा है इसका डिस्टेंस या फिर मिनिमा का डिस्टेंस। तो जैसा कि यहाँ प्रेजेंट करा है मैंने, दिस हाइट एंड दिस डेप्थ, जो ये मैक्सिमा था वेव का या जो ये मिनिमा था, इसकी डिस्टेंस इस बेस लाइन से जो होगी उसको एम्पलीट्यूड बोला जाएगा। और हम जानते हैं ये जो मिनिमा होता है इसको क्रेस्ट बोला जाता है, और ये जो डेप्थ होता है इसको ट्रफ बोला जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि क्रेस्ट की हाइट या ट्रफ की डेप्थ जो होगी उसको भी एम्पलीट्यूड बोला जाएगा। एम्पलीट्यूड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वेव मैकेनिक्स बोलती है कि जो रेडिएशंस होती है उनकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है। यानी अगर हमें इंटेंसिटी निकालनी है रेडिएशन की, सो हमें रेडिएशन का एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए, हम उसका स्क्वायर करेंगे, ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा। तो एम्पलीट्यूड जान करके हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। देन अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। वेवलेंथ को लैम्डा से प्रेजेंट करा जाता है हम जानते हैं, और वेवलेंथ को डिफाइन करा जाता है कि इट इज द डिस्टेंस ऑफ वन फुल साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। वन फुल साइकिल मीन्स वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ। इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन करा जाता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ। दो अगल बगल वाले क्रस्ट या दो अगल बगल वाले ट्रफ के बीच की लेंथ जो होती है उसको भी वेवलेंथ बोला जाता है, या एक कंप्लीट वेव साइकिल की लेंथ को भी वेवलेंथ बोला जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो ये हाइट होती है इसे क्रस्ट बोला जाता है, और ये जो डेप्थ होता है, ये मिनिमा होता है, इसको ट्रफ बोला जाता है। सो कोई भी दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस और या फिर दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ बोला जाएगा। और ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो पूरा साइकिल होता है एक क्रस्ट और एक ट्रफ का, इसको कंप्लीट वेव साइकिल बोला जाता है, और कंप्लीट वेव साइकिल की लेंथ को भी वेवलेंथ बोला जाता है।
अब यूनिट की अगर बात करी जाए तो वेवलेंथ एक डिस्टेंस ही है, तो इसकी यूनिट जो डिस्टेंस की यूनिट्स होती हैं जैसे कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो कोई भी डिस्टेंस की यूनिट ये ली जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है बहुत छोटे ऑर्डर की होती है, इसलिए जनरली नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम टर्म्स का यूज करा जाता है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से प्रेजेंट करा जाता है, इसको हर्ट्ज में मेजर करा जाता है या पर सेकेंड में मेजर करा जाता है। और बाय डेफिनेशन व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट इज द नंबर ऑफ वेव साइकिल्स दैट कैन पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी किसी एक पॉइंट से कितने वेव साइकिल पास होते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। सो जैसे हम अज्यूम करें कि ये कोई वेव है और मैंने यहाँ पे वेव साइकिल मार्क कर रहे हैं, ये जो रेड लाइन है यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एक वेव साइकिल है। उसके बाद ये जो दूसरी रेड लाइन है यहाँ पे, ये इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक के बीच में ये सेकंड वेव साइकिल है। इस तरह से यहाँ पे तीसरा वेव साइकिल हो जाएगा, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये सिक्स वेव साइकिल हो जाएगा। अब हम एक पॉइंट अज्यूम करते हैं स्पेस में जहां से इस वेव को पास होना है। तो जब ये वेव पास होगी यहाँ से इस तरीके से, तो हम इसको इस तरह से समझते हैं कि इस पॉइंट से पहले पहला वेव साइकिल पास हुआ होगा ये वाला, फिर दूसरा वेव साइकिल पास हुआ होगा, फिर तीसरा वेव साइकिल पास हुआ होगा, एक एक करके। सो एक सेकंड में कितने वेव साइकिल पास हुए किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। देन यूनिट की मैंने बात करी अभी कि इसको पर सेकंड या हर्ट्ज से मेजर करा जाता है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं यहाँ पर वेव नंबर। वेव नंबर को न्यू बार से प्रेजेंट करा जाता है और इसको डिफाइन करा जाता है कि कितने वेव पैकेट्स या कितने वेव साइकिल्स यूनिट लेंथ में प्रेजेंट है। यूनिट लेंथ जैसे कि 1 सेंटीमीटर या 1 नैनोमीटर में कितने वेव साइकिल प्रेजेंट है। तो से जैसा कि अभी मैंने डिफाइन करा था कि से ये कोई वेव है और यहाँ पर ये जो लाइंस हैं, लाइंस के बीच में एक वेव साइकिल है। तो ये एक वेव साइकिल है, ये दूसरा वेव साइकिल है, ये तीसरा वेव साइकिल है, एंड सो ऑन। तो हम एक यूनिट लेंथ डिफाइन करते हैं, जैसे ये एक यूनिट लेंथ है, इसको मान लिया ये 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर में यहाँ पे कितने वेव साइकिल आ रहे हैं वो हो जाएगा वेव नंबर। सो जैसे मैंने यहाँ पे मेजर करा था, यहाँ 4, 5, 6, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि 1 नैनोमीटर में 6 वेव साइकिल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के लिए वेव नंबर हो जाएगा 6। सिमिलरली अलग अलग वेव्स के लिए जो वेव नंबर है इसी तरह से निकाला जाता है। एक वेव लेंथ यानी एक वेव साइकिल की लेंथ मुझे पता है लैम्डा, जो होगा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। इसी तरह से यहाँ पे भी लैम्डा हो जाएगा। फिलहाल मुझे एक वेव साइकिल की लेंथ पता है और मुझसे पूछा जाए कि ये जो कितने वेव साइकिल प्रेजेंट होंगे इस पूरी लेंथ में 1 नैनोमीटर में, तो इसको आराम से निकाला जा सकता है। न्यू बार क्या हो जाएगा कि जो ओवरऑल लेंथ है यानी 1 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय जो एक वेव साइकिल की लेंथ होगी यानी कि लैम्डा नैनोमीटर। तो इस तरह से हम जानते हैं कि न्यू बार जो होता है ये हो जाता है 1/लैम्डा, और जिसको हम डेफिनेशन में ही पढ़ते हैं कि वेव नंबर न्यू बार जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। अब ऑब्वियसली वेवलेंथ की यूनिट जो थी वो सेंटीमीटर या नैनोमीटर में दी जा रही थी, एंगस्ट्रॉम में दी जा रही थी। तो इसलिए वेव नंबर की जो यूनिट होती है ये सेंटीमीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स या फिर एंगस्ट्रॉम इनवर्स में दी जाती है। लास्टली हम देख रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो प्लैंक इक्वेशन हमने पहले पढ़ी हुई है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक इक्वेशन जो एनर्जी होती है रेडिएशन की ये दी जाती है E = h न्यू से, जहाँ पे h जो होता है दिस इज प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन लगा दें, फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी होती है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ न्यू = c/λ, जहाँ पे c वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी। तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, न्यू का जो ये वाला एक्सप्रेशन था हम पुट करते हैं तो यहाँ पे c/λ मिल जाएगा। और 1/λ अभी मैंने बताया ये होता है वेव नंबर, तो एक एक्सप्रेशन और मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एक्सप्रेस करा जा सकता है। सो हमारे पेपर में इस पर न्यूमेरिकल मिल सकता है। तो हमें यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स है h की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड को याद होना चाहिए, और सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी हमें याद होना चाहिए। और इन वैल्यूज को पुट करके इजी कैलकुलेशंस होती हैं, इसको करके हम इस पे बेस न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं कि बेसिकली जो अलग अलग रेडिएशंस होती हैं उनको कैरेक्टराइज करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। यूवी रेडिएशंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, आईआर रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, विजिबल रेडिएशंस को हम अपने आसपास नेचर में देखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। सो इन रेडिएशंस को उनके एनर्जी के बेसिस पे या फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे जब अरेंज करा जाता है तो हमें जो ऑर्डर मिलता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा नीचे कट गया है स्लाइड का पार्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशंस गामा रेडिएशंस हैं। ये एरो हमें ऊपर बता रहा है कि इंक्रीजिंग एनर्जी इस डायरेक्शन में एनर्जी जो है बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में एनर्जी कम हो रही है। हम जानते हैं कि E इक्वल टू एच न्यू होता है और H C अपॉन लैम्डा होता है। तो जो वेवलेंथ और एनर्जी होता है इनवर्स रिलेशन में होता है। तो अगर इस डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि गामा रेडिएशन जो है उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, देन एक्सरेज हैं। एक्सरे से कम एनर्जी होती है यूवी रेडिएशंस की, यूवी के बाद विजिबल रेडिएशंस की, विजिबल के बाद आईआर रेडिएशंस की, और उसके बाद यहाँ पर माइक्रोवेव रेडिएशंस होती हैं जो इस प्रेजेंट जो ये फिगर है इसमें प्रेजेंट नहीं करा गया है। यहाँ पे माइक्रोवेव रेडिएशंस होती हैं और उसके बाद रेडियो वेव्स होती हैं। तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी गामा रेडिएशन, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर आईआर, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव्स। अगर हम वेवलेंथ की बात करेंगे तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी रेडियो वेव्स की, उसके बाद माइक्रोवेव्स की, देन आईआर, देन विजिबल, देन यूवी, देन एक्सरे और उसके बाद गामा रेज। विजिबल रेडिएशंस होती हैं वो यूवी और आईआर के बीच में होता है, इंफ्रारेड के बीच में होता है। और इसकी रेंज, विजिबल की रेंज ये 400 नैनोमीटर से लगभग 800 नैनोमीटर तक होता है। सो ये रेंजेस जो हैं, जो भी वैल्यूज हैं इनकी, इसको और डिटेल में हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जाना है, रेडिएशंस के बारे में जाना है, कौन सी रेडिएशंस होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये हमने देख लिया है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे लिए ये 3 तरह की जो रेडिएशंस हैं, यहाँ पे जो मैंने वो लिखा था माइक्रोवेव रेडिएशंस, एक तो ये, देन आईआर रेडिएशंस, देन यूवी विजिबल रेडिएशन, इनको कलेक्टिवली लेते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। इनका इफेक्ट जो होता है मैटर्स पे वो एक जैसा पड़ता है। तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग इन 3 तरह की रेडिएशंस को पढ़ना है। बेसिकली इनका इफेक्ट पढ़ना है, मैटर पे क्या पड़ेगा और कौन सी प्रॉपर्टीज को हम जान पाएंगे मैटर की। सो प्रेजेंट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जाना है, रेडिएशंस के बारे में जाना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन देखी है। हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन में देखा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेसिकली स्टडी ऑफ इंटरैक्शन, कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है। ये जितने तरह की रेडिएशंस हैं, गामा रेडिएशंस, एक्सरेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये सारी रेडिएशंस अलग अलग तरह से इंटरैक्ट करती हैं मैटर के साथ। सिलेबस के अकॉर्डिंग यूवी रेडिएशंस, विजिबल रेडिएशंस, आईआर रेडिएशंस और माइक्रोवेव रेडिएशंस, इनका इफेक्ट नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन में शेयर करूंगा आपके साथ उसमें मैं बताऊंगा। सो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।